सभी को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सर्वश्रेष्ठ फील्ड कमांडर रहे सगत सिंह के बारे में। 1919 में चूरू के कुसुमदेसर गांव में इनका जन्म होता है। पिताजी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेते हैं। बाद में 1938 में ये भी गंगा रिसाला में भर्ती हो जाते हैं। गंगा रिसाला उस समय बीकानेर रियासत की सेना का नाम था, जो वर्तमान में 13 ग्रेनेडियर के नाम से जानी जाती है। 3 साल तक ये बीकानेर में तैनात रहते हैं। उस समय तक आपको पता है कि दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाता है, इसलिए इनकी तैनाती सिंध में कर दी जाती है। यहाँ पर घूर विद्रोह होता रहता है। उसका ये सफलतापूर्वक दमन करने के बाद इनको आगे फर्सिया भेज दिया जाता है, जो वर्तमान का इराक कहलाता है। ये फर्सिया में तैनाती के समय का इनका चित्र भी है। यहाँ पर ये सफलतापूर्वक सेवाएं देते हैं। 1947 में देश आजाद हो जाता है और 1949 में इनको 3 गोरखा राइफल्स अलॉट होती है। यहाँ पर ये सफलतापूर्वक सेवाएं देने के बाद ये ब्रिगेडियर बन जाते हैं। ब्रिगेडियर बनने के बाद इनको 50वीं पैरा ब्रिगेड, जो एलिट फोर्स होती है भारत की कमांडो फोर्स, उसका इनको ब्रिगेड कमांडर बना दिया जाता है। सगत सिंह को एक बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि अगर मुझे पैरा कमांडो को लीड करना है तो मुझे भी पैरा विंग्स प्राप्त करने होंगे, और पैरा विंग्स प्राप्त करने के लिए ऊपर से छलांग लगानी होती है। तो इन्होंने 42 वर्ष की आयु में ऊपर से छलांग लगाई। ये इतनी ज्यादा आयु में छलांग लगाने वाले शायद भारत के बिरले अधिकारियों में से एक हैं। इसके बाद ये उसका कमांड करते हैं। उस समय ये ब्रिगेड आगरा में तैनात होती है। 1961 तक आते आते देश को आजाद हुए लगभग 15 साल हो गए थे, परंतु गोवा अभी तक भारत के कब्जे में नहीं था। वहां पर पुर्तगाली जमे हुए बैठे थे। ये बार बार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन ले रहे थे कि हम छोड़ देंगे, बातों से छोड़ ही नहीं रहे थे। नेहरू के ऊपर लगातार इंग्लैंड और अमेरिका का दबाव था कि वो किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई यूरोपियों के ऊपर नहीं करेंगे, परंतु भारत के अंदर से भी अब आवाज उठने लगी है कि ये दोहरा मापदंड है और हमें पुर्तगालियों को यहाँ से खदेड़ना होगा। नेहरू के सलाहकार कृष्ण मेनन जैसे भी ये लोग मानते थे कि गोवा है जो हमारे गाल पर एक पुंजी के समान है और हमें इसको सैन्य कार्रवाई से ही खदेड़ना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी दी गई 50वीं पैरा ब्रिगेड, जो उसमें आगरा में तैनात होती है, उसका नेतृत्व कर रहे थे सगत सिंह। इनको भेजा जाता है 17 दिसंबर को गोवा। तो यहाँ गोवा ये आते हैं, 2 ही दिन में ये पणजी प्रवेश कर जाते हैं। जब सफलतापूर्वक ये जीत जाते हैं तो ये अपने सभी सैनिकों को आदेश देते हैं कि अपने ऊपर से हेलमेट हटा लो और सभी मैरून बेरेट पहन लो। जब वो गोवा में प्रवेश कर रहे थे तो मैरून बेरेट पे मैरून कलर के फूल इनके ऊपर बरसाए जा रहे थे, जो अपने आप में देखने का एक अद्भुत दृश्य था। लगभग जून 1962 तक ये वापस यहीं तैनात रहते हैं और यहाँ से फिर ये वापस आगरा चले जाते हैं। जब ये आगरा लौटते हैं तो वहां एक दिन का एक वाक्य होता है कि ये एक होटल में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो वहां पर कोई अंग्रेज घूमने में आए होते हैं और बार बार सगत सिंह को देख रहे होते हैं। तो सगत सिंह उनके सामने जाके कहते हैं कि क्या आप मुझे देख रहे हो? कि हाँ बिल्कुल, आप सगत सिंह है? कि हाँ। कि अभी अभी हम पुर्तगाल से घूमकर आ रहे हैं, वहां पर आपके पोस्टर लगे हुए थे कि जो भी इस व्यक्ति को जिंदा या मुर्दा हमें लाके देगा उसे हम 10,000 का इनाम देंगे। तो सगत सिंह ने कहा चलो मुझे आप ले चलो, परंतु उन्होंने कहा अब हमारा वीजा पूरा हो चुका है, हंसकर हम वापस पुर्तगाल अब नहीं लौट रहे हैं। उसके बाद 1965 में आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध में पाकिस्तान सीधी लड़ाई में भारत से हार रहा होता है, तो उसने एक चाल चली और वो चीन के पास जाता है और चीन को कहता है कि हम सीधी लड़ाई में भारत से नहीं जीत सकते हैं, आप इसको पूर्वी मोर्चे पे अंगेज करो। तो चीन ने सिक्किम के अंदर 2 पास हैं, किसी भी 2 चीज को मिलाने वाले दर्रा को इंग्लिश में पास कहते हैं, हिंदी में अपन दर्रा कहते हैं और वहां की लोकल भाषा में अपन ला कहते हैं। तो जेलेपला और नाथुला 2 दर्रे हैं, इनको खाली करने का चीन ने हुक्म दिया भारत को। भारतीयों ने भी ये सोचा था कि हम 2 मोर्चे पर लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने वहां के दोनों जगह कमांडर तैनात थे, उनको कहा कि आप जेलेपला और नाथुला खाली कर लो। तो जेलेपला पे जो कमांडर थे उन्होंने तो खाली कर दिया। तो उस दिन से लेकर आज तक ये चौकी है वो चाइना के पास है, लेकिन नाथुला पे सगत सिंह की तैनाती थी। सगत सिंह ने बिल्कुल मना कर दिया है कि हम इस चौकी को खाली नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें चीन की जो यातुंग घाटी है वो सीधी दिखाई देती है और हम सामरिक दृष्टि से चीन पर बड़े बढ़त बनाए हुए बैठे हैं, हमें नीचे चीन खुला दिखाई दे रहा है। अगर हमने आज ये चोटी यहाँ से खाली कर दी तो कल हम सिक्किम का भारत में विलय नहीं कर पाएंगे। आपको ये बता दूं कि भारत का विलय, सिक्किम का भारत में विलय 1975 हुआ, तब तक हम वहाँ एक सहयोग संधि के रूप में अपनी सैन्य सेवाएं दे रहे थे। सगत सिंह के अड़ियल रवैये के कारण फिर वो भारतीयों ने भी कहना बंद कर दिया, चीन ने भी रोक दिया, नाथुला अपने पास बच गया। लेकिन उसके 2 साल बाद 1967 में वो दिन आता है कि 1962 में आपको पता है कि चीन ने भारत को बहुत बुरी तरह से हराया था। इसके बाद चीनियों का तो मोरल बहुत ऊपर चढ़ा गया और भारतीयों का मोरल बहुत डाउन हो गया। भारतीयों के अंदर ये दहशत बैठ गई कि हम चीन से कभी जीत ही नहीं पाएंगे, और चीन इस चीज का खूब अच्छी तरह से फायदा उठाता। वो हमेशा भारतीय सैनिकों से आके कुछ ना कुछ हर चीज पे बदतमीजी लड़ाई करनी शुरू करता है। एक मारवाड़ में कहते हैं खोड़लाई शुरू कर दी उन्होंने। तो 1967 का भी वो दिन आता है कि जब भारतीय यहाँ पर फेंसिंग कर रहे होते हैं इस नाथुला में सिक्किम के, तो आके रोक देते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं। सगत सिंह को भी पता चल गया कि अभी ऐसे नहीं मानेंगे, तो सगत सिंह ने नीचे से लाइट मशीन गन, तोपें वगैरह मंगा के उनके ऊपर छोड़ी और बुरी तरह से उसमें चीनी आंकड़ों के अनुसार 300 सैनिक मारे गए, लेकिन उनकी संख्या 700 से भी ज्यादा थी। भारतीय 50-60 सैनिक शहीद हुए थे और उनकी भी
जो डेड बॉडी है भारतीयों की वो 2-3 किलोमीटर चीन के अंदर पाई गई थी और बुरी तरह से कई लोगों को अधमरा कर दिया, बहुत बुरी पिटाई की। इतनी दहशत बैठ गई थी चीनियों के जो यहाँ से लौट के गए थे। उन्होंने कहा भारत से कभी मत लड़ना, अगर भारतीय सैनिकों को और सिपाहियों को अगर ऊपर से छूट मिल जाती है तो इनसे बुरा कोई नहीं मारता है, ये बस भारतीय सेना से हम इससे नहीं। वो देश है आज का देश है, सीधा गलवान घाटी में ही भारत की वापस इतने सालों बाद वो लड़ाई हुई और उसमें भी भारतीयों ने डबल सैनिक मार दिए चीन के। तो चीन वाले सैनिकों के अंदर तो दहशत बहुत बैठी हुई है। बस चाइना का जो वहाँ का मीडिया है वो बढ़ाता रहता है, बाकी चाइना के सैनिक भारतीय सैनिकों से बहुत डरते हैं और भारतीय सैनिकों को उतनी खुली छूट नहीं मिली हुई है जितनी मिली हुई होनी चाहिए। इसलिए चाइना का डर उस दिन मेजर जनरल सगत सिंह ने निकाल दिया, उसी कारण सिक्किम हमारा भारत में विलय हो पाया और ये नाथुला पास आज भी हमारे पास बना है। उसके बाद 1971 आ जाता है और लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते हैं सगत सिंह और इनकी तैनाती है त्रिपुरा में कर दी जाती है, अगरतला। उस समय तक जो आज का बांग्लादेश है वो पूरी पाकिस्तान कहलाता था, तो हमेशा भारत के ऊपर से पाकिस्तान के विमान इधर उधर आते थे। भारत के लिए एक बहुत ही गले की वो कहते हैं ना घंटी बन गया था, फांस बन गया था, इसको कैसे भी करके। और जो पाकिस्तान वाले लोग हैं वो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा निर्मम अत्याचार भी करते थे। इस समय यहाँ पर त्रिपुरा में अगरतला में, ये यहाँ पश्चिम बंगाल है और पूरा बांग्लादेश पार करके यहाँ पर त्रिपुरा है, अगरतला, यहाँ पर सगत सिंह की तैनाती थी। लगभग लड़ाई के पूरे चांस बन चुके थे, तो सगत सिंह बार बार हमेशा हेलीकॉप्टर से वहां पर मुआयना करते रहते, नीचे से गोलियां भी आती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो वापस आके वापस फ्लाइंग रूट वहां पर शॉट नहीं शुरू कर देते थे। इसके बाद वो दिन आ गया था, लड़ाई छिड़ गई, तो सगत सिंह को आदेश मिला था, इनके ऊपर सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल, ये भी लेफ्टिनेंट जनरल थे लेकिन इनके सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल थे जगजीत सिंह अरोड़ा। उन्होंने कहा कि आप है ना यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करो पूरी पाकिस्तान में और आप मेघना नदी तक चले जाओ। सगत सिंह जो निश्चित टाइम दिया था उससे पहले मेघना नदी के कुआं में पहुंच जाते हैं और इनको पता था कि अभी टाइम बचा हुआ है, तो मेघना नदी को पार कर जाते हैं, पार करके ढाका को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब जगजीत सिंह को ये बात पता चलती कि आपने मेघना नदी पार कर ली, ढाका को चारों तरफ से घेर लिया है, तो उन्होंने जगजीत सिंह ने सगत सिंह को आदेश दिया कि आप कैसे ही करके वापस लौटो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अगर वापस लौटना है तो अब मेरी डेड बॉडी से भी गुजरना होगा। और उन्होंने कुछ समय बाद तो ढाका पे अधिकारी कर लिया। भारत से इनके ऊपर के जो कमांडर थे वो इनको बार बार मना कर रहे थे, लेकिन जब हमेशा सख्त रहने वाली महिला इंदिरा गांधी को ये सूचना प्राप्त होती है कि भारतीयों ने ढाका जीत लिया है, तो उस समय कहते हैं उस दिन वो खुशी से झूम उठी थी और उन्होंने सगत सिंह को खुद फोन करके बधाई दी। परंतु और भारत के कब्जे में आ गया ये और पाकिस्तान से हमेशा के लिए बांग्लादेश अलग बन गया। लेकिन उससे पहले भारतीयों ने सिर्फ इतना ही सोचा था कि हम ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर सैन्य जो शासक है वो बदल देंगे या मुजीबुर रहमान है उनको पाकिस्तान का पूरे का राष्ट्रपति बना देंगे। ऐसा भारतीयों ने और भारतीय कमांडरों ने भी नहीं सोचा था कि हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देंगे और जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के रूप में नया एक विश्व के नक्शे पर नया एक उभर कर आएगा। ये सगत सिंह के कारण और उनके अड़ियल रवैया, सैनिक ऊपर से आदेश मिले, उनको नकारने के बाद ही सफल हो पाया। उस समय सगत सिंह के जो सबसे सहयोगी थे वो चंदन सिंह थे। उन्होंने इस मेघना नदी को लगभग 60 से ज्यादा फेरे किए थे हेलीकॉप्टर से और पूरी फोर्स को इधर से उधर भेज दिया, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान की सेना थी मेघना नदी को पार करने वाला ये पुल है, इसका पूरा नक्शा दिया हुआ है, इसको तोड़ दिया था। तो इसको मेघना नदी को पार करने का दूसरा कोई भी जरिया नहीं था। तो 40-40, 50-50 सैनिकों को एक हेलीकॉप्टर में भर के उधर छोड़ते, उधर से वापस आता, यहाँ से ले ऐसे करके लगभग 1000 सैनिकों को मेघना नदी के इस पार पहुंचा दिया और उन सैनिकों ने पूरा ढाका घेर के ढाका पे अपना कब्जा कर लिया। ये सब सगत सिंह के कारण हुआ और पूरे विश्व में आज तक एकमात्र उदाहरण है कि 93,000 सैनिकों ने भारतीयों के सामने सरेंडर कर दिया। ये देखिए, जो जगजीत सिंह मना कर रहे थे कि नहीं नहीं आपको बिल्कुल मान नहीं जाना, ये हस्ताक्षर करा रहे हैं, ये वो नियाजी हैं जो इमरान खान के दादा वगैरह कुछ लगते थे, इन्होंने हस्ताक्षर किया 93,000 सैनिकों के सरेंडर का और ये सगत सिंह खड़ा है। और ये शायद महावीर चक्र विजेता चंदन सिंह है। अब सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि पूरे विश्व में जो जर्मनी के, अमेरिका के जो फील्ड कमांडर हुए थे उनके लेवल के फील्ड कमांडर भारत में सगत सिंह हुए, लेकिन इनको एक भी वीरता का पुरस्कार नहीं मिलता है और एक भी इनको बाद में प्रमोशन नहीं मिलता, जबकि इनको कम से कम आप पूरे सेना का जीओसी नहीं बना सकते, मतलब सैन्य कमांडर नहीं बना सकते, तो इनको और सीनियर कमांड तो इनको सौंप ही सकते थे, लेकिन इनको वो भी नहीं दिया गया। इसका सबसे बड़ा कारण था कि ऊपर वाले सैनिकों से इनकी जलन थी। सगत सिंह फील्ड कमांडर थे, बहुत अच्छा काम करते थे और जो ऊपर इनके ऊपर बैठे थे वो सिर्फ ऊपर बातों से ही तो काम चला रहे थे। इस कारण इनका न तो प्रमोशन होता है उसके बाद और किसी भी प्रकार का इतने बेस्ट फील्ड कमांडर का कोई भी वीरता पुरस्कार नहीं दिया जाता है। आप देख लीजिए, पर्सिया, सिंध होते हुए गोवा, चाइना बॉर्डर, नाथुला, ये सब आज बचे हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान है वो सगत सिंह का है। ऐसे वीर महापुरुष को हम सबको, हो सकता है उस समय के जो कमांड या नेतृत्व था उसने नहीं दिया, लेकिन हम भारतीयों के अंदर इनके प्रति एक श्रद्धा होनी ही चाहिए। जय हिंद।